वाइब्रेंट गुजरात जो बात की जाती है, आजकल वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश भी हो रहा है। लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जो गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का एक टॉर्च बैरियर कहा जा सकता है कि शुरू हुआ था, उसकी जो रोशनी है और जो ज्वाला है वो अब उत्तर प्रदेश के युवाओं तक भी पहुंची है। ये अंतर आप देखती हैं जब आप गुजरात आती हैं और आज के उत्तर प्रदेश को भी देखती हैं। सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्कार। ये ऊर्जा पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में गुजरात की जो दिखाई देती है, मैं वाइब्रेंट गुजरात की सबसे पहली ताकत यही मानती हूँ कि गुजरात ने जहाँ पर आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि एशिया में यदि गुजरात देश होता तो चीन और कोरिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होता, आर्थिक शक्ति। लेकिन गुजरात की ये आर्थिक शक्ति उसे जो स्थिरता प्रदान करती है, उसका कारण आप जानते हैं क्या है? ये बच्चे खुद ही बताएंगे उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि गुजरात सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आज भी जमीन से उतना ही गड़ा हुआ है जितना कि इनके पूर्वज। कितना भी आगे बढ़ जाओ लेकिन अपनी नींव नहीं छोड़ी, अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है, सामाजिक ताना बाना नहीं छोड़ा है। और ये शुरुआत मुझे लगता है तृप्ति, यदि मैं बात करूं साबरमती संवाद चल रहा है तो बापू से शुरुआत इसकी मैं मानूं कि बापू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी तक ये सामाजिक समरसता का जो ताना बाना गुजरात के नेतृत्व में पूरे विश्व को दिखाया और सिखाया है, इसी के भीतर ये वाइब्रेंसी का पूरा संदेश छिपा है। आप सभी बच्चे यहाँ जो बैठे हो जानते हैं कि पूरे देश में गुजरात मॉडल का सबसे पहला सफल मॉडल का संकेत गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, कोऑपरेटिव आंदोलन का, जो बापू ने सिखाया था कि भाई जेल में बैठ करके भी जो बापू किताबें लिखते रहे उसमें यही कहते रहे कि स्वराज यानी कि अपना राज, अपनी योजना, अपना अन्न उगाना, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजगार, और उसको सच करके दिखाया गुजरात ने। मैं यहाँ पे एक कहानी बताना चाहूँगी क्योंकि बात यहाँ पे तृप्ति ने उत्तर प्रदेश और गुजरात को जोड़ करके कही है। कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? 1964 की बात है। देश के लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उनके पास कुरियन जी जब आते हैं और अमूल की शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर 1964 में प्लांट का उद्घाटन होना होता है और शास्त्री जी से वो कहते हैं कि आप आए हो, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं आकर के प्लांट का निरीक्षण करें और देखें। शास्त्री जी से जब कुरियन जी की बातचीत होती है तो शास्त्री जी उनको उत्तर देते कि मैं उद्घाटन नहीं करूंगा, मैं पूरा एक दिन खेड़ा में रहना चाहता हूं और एक रात वहां पर व्यतीत करना चाहता हूं किसी एक किसान के गांव में। शास्त्री जी जब खेड़ा आते हैं तो याद कीजिए ये एक नए आज़ाद हुए भारत की कथा है और उस भारत में जहां पर जाति पाति, असमानता, अस्पृश्यता का भी भेदभाव था, उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि कोई कहीं से दूध ला रहा है, कोई कहीं से दूध ला रहा है और सब मिलकर के पी भी रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है किस गांव से आया, किसकी गाय कहाँ है, किसका दूध है। ये तो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश है। और अमूल की सफलता आज भी किसी भी, आज ज़माना लोग कहते हैं बदल गया, कोऑपरेटिव का आ गया, आज हम कह सकते हैं ग्लोबल जाइंट्स सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँगी राक्षसों का सामना कर रहे हैं। वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का ही गुजरात मॉडल कोऑपरेटिव आंदोलन का सबसे बड़ा एक बिगुल था, जो मुझे लगता है अमूल के रूप में आज भी सबसे बड़ी हमारे सामने एक झांकी और एक आदर्श के रूप में है कि महिलाएं और महिलाओं का इस स्वावलंबन कोऑपरेटिव, मुझे लगता है मुझसे अच्छा ये इस बारे में बताएंगे क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आज भी देश में सबसे ज़्यादा सफल गुजरात में है। आज भी छोटे से आप हथकरघा में ले लें, आप किसी भी आंदोलन में ले लें, वो हैंडलूम हो, और मुझे लगता है ओडीओपी आप जिसकी बात कर रहे थे, वाइब्रेंट गुजरात में उत्तर प्रदेश में ओडीओपी आया,
लेकिन गुजरात में आज कच्छ का यदि आप देखें ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो ये वाइब्रेंसी में सामाजिक और इसकी मैं भी जरा अपनी बात एक और पहले करूँगी। बापू की बात मैंने जो स्वराज से शुरू की, वहाँ दूसरा फिर मैं उदाहरण देखती हूँ पटेल का, जिन्होंने जब रियासतों को देश में मिलाया तो सबसे पहला दूसरा काम समरसता का उन्होंने किया कि एक आम भारतीय को ये जीने का अधिकार दिया कि कोई भेदभाव नहीं, रजवाड़े समाप्त हुए और एक आम आदमी का इस देश के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शासन हुआ। और तीसरा उसका हम यहाँ पर तरक्की देखते हैं, महात्मा गांधी के बाद जो दांडी यात्रा का बिगुल फूंक करके कहते हैं कि भाई अपना नमक है, हमें अपना नमक स्वयं बनाने का अधिकार है, वहाँ से लेकर सबका साथ सबका विकास में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक ये गुजरात मॉडल, गुजरात वाइब्रेंसी देश की आज़ादी के पहले से चली आ रही है और आज तक ये अकारण नहीं है कि विश्व में और कहीं भी गुजराती चला गया। मैं आपको एक बड़ी रोचक घटना बताऊं। मैं 2004 में पहली बार अमेरिका गई और एकल विद्यालय, आप जानते हैं एकल बहुत सुंदर प्रकल्प है जिसमें कि ऐसे विद्यालय जो धर्मांतरण करके शिक्षा दे रहे हैं उनको रोकने के लिए ऐसे निराश्रित बच्चे जिनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा, उनमें हम प्रवासी भारतीयों से धन की सहायता मांगते हैं। वहाँ पे कलाकार बनकर मैं गई थी आज से 20 साल पहले, और 14 कार्यक्रम जब हमने किए तो पता चला उस पूरे कार्यक्रम के हेतु संयोजक हमारे गुजराती भाई थे, रमेश भाई शाह। और कार्यक्रम जब हमने दिया तो बड़ा हमें आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो हम लोग $1 हमसे सबसे मांग रहे हैं, लेकिन हमारी रुकने की व्यवस्था रेडिसन में। 20 साल पहले अमेरिका में सारे होटल कौन से, रेडिसन। तो मुझे वहाँ पर शाह जो हमारे भाई थे उनकी पत्नी ने बताया कि मालिनी बेन चिंता करने की बात नहीं, ये सारे हमारे पटेल भाई हैं, सारे गुजराती भाई हैं जिनके पास रेडिसन है। तो ये हमारा खर्चा लगा नहीं है, देश के इतने बड़े काम के लिए आप लोग आए हैं, ये राना साना उन्होंने अपनी ओर से ऑफर किया है। तो ये 20 साल पहले आप समझ सकते हैं कि आज भी एक आम अमेरिकन की इनकम से 3 गुनी ज़्यादा एक आम गुजराती की इनकम है विश्व में। तो आप इसी से समझ लें कि वाइब्रेंसी देश से ले करके परदेश तक किस तरह से फैल रही है, किस तरह प्रसरित हो रही है।